जय हिंद दोस्तों, मैं रवि वर्मा। आपका स्वागत है इस चैनल पे स्ट्रेटजी विद रवि में। साथियों, आज महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बने, कौन कौन से वे सिद्धांत थे, कौन कौन से वे विद्वान थे जिन्होंने इसकी उत्पत्ति के विषय में जानकारी दी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारी जानकारी जो आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे आपको आज जानकारी मिलेगी और विभिन्न परीक्षाओं में इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो आपको आज सारे के सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो बने रहिए। चलिए हम पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बात की थी। आज हम जानेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जिनसे हमको पता चलता है कि महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है। अगर संपूर्ण पृथ्वी को देखा जाए तो यह किस आकार की है। जैसा कि अभी तक हम लोगों को बताया गया है कि पृथ्वी गोल है, ठीक, लेकिन इसका वास्तविक आकार क्या है उसके विषय में बात करेंगे। कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महासागर हैं, इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। इनके आकार के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। पृथ्वी में अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्रफल के विषय में हम बात करेंगे। तो अगर संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है यह 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 149 वर्ग किलोमीटर जो मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या पाया जाएगा, स्थल पाया जाएगा, और 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है वह जल पाया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात हम ये पाते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 97% जो भाग है जल का वह सब किसमें है, महासागरों में है। महासागरों में है। लेकिन महासागरों में 97% जल जो है वो महासागरों में एकत्रित है। लेकिन हम बड़ी बड़ी नदियां देखते हैं, बड़े बड़े झरने देखते हैं, बड़े बड़े तालाब देख रहे हैं, वो सब संपूर्ण जो जल है वो 3% में ही समाहित है। फिर 3% में हम देखते हैं जलवाष्प हो, चाहे जलवाष्प हो, भूमिगत जल हो, ग्लेशियर्स हो और नदियां। 3% में ये इन सभी का जल जो है वो आ जाता है और संपूर्ण 97% जो है वो महासागरों में निहित है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम पृथ्वी के ऊपर क्या क्या देखते हैं इनका हम अगर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें तो क्रमबद्ध तरीके में पाते हैं कि सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी को या संपूर्ण ग्लोब को सेल्सबरी महोदय ने 1919 में, कब, 1919 में उच्चावच की दर से 3 वर्गों में बांटा। उच्चावच की दर से 3 वर्गों में बांटा। अब आप पूछेंगे कि ये उच्चावच क्या होते हैं। उच्चावच का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ऊंचा और नीचा। उच्चावच का अर्थ होता है ऊंचा या नीचा, यानी कि हम पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई और निचाई से बने प्रतिरूपों को उच्चावच कहते हैं। फिर से एक बात सुनिएगा कि पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई और निचाई से बने प्रतिरूपों को या पैटर्न्स को हम उच्चावच कहते हैं। अगर इनकी बात करें उच्चावचों की तो कौन कौन सी वो 3 श्रेणियां हैं बात करेंगे। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसमें हम मूल रूप से महाद्वीप और महासागर की बात करेंगे। महाद्वीप और महासागरों की बात करेंगे। और वहीं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की बात करें, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो हैं इनमें पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि आएंगे। यानी कि भूगर्भिक हलचलों से या आंतरिक बलों से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत रखते हैं। फिर आते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच।
तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इन्हीं सब का अपरदन अपक्षय निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों को ही हम तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में रखते हैं, जिसमें डेल्टा, गाज, खाई, इन सब की बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे महाद्वीप और महासागरों की। तो क्या होते हैं महाद्वीप, कौन है महासागर, कितने हैं महाद्वीप, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। इसका हमने अभी क्षेत्रफल की बात की थी, 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी पे कुल 7 बड़े महाद्वीप हैं और बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। बड़े महाद्वीपों में अगर महाद्वीपों की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद में यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम महासागर की बात करें तो वैसे तो 4 महासागर हैं, लेकिन बहुत से विद्वान 5 महासागर मानते हैं। दक्षिणी सागर को मिला के वो 5 महासागर बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 देख लेंगे। पहले तो हम 4 देखते हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक, फिर हिंद, एक ऐसा महाद्वीप जो किसी देश के नाम पे पड़ा, वो कौन सा, हिंद महासागर। उसके बाद में आर्कटिक और फिर दक्षिणी सागर। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, तो यह पहला स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया है। और एक ये ऐसा महाद्वीप जिसको सफ़ेद महाद्वीप भी बोलते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो अंटार्कटिका है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति कि कैसे हुई इनकी उत्पत्ति। देखिए, इनकी उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। बहुत से विद्वान तो यह मानते हैं कि पृथ्वी जैसी दिख रही है करोड़ों वर्षों से, या जब से ये पृथ्वी बनी है तब से लेकर आज तक या ऐसी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पे जो महाद्वीप और महासागर, जो महाद्वीप पाए जा रहे हैं वो गतिमान हैं, लेकिन पुराने समय में, प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि ये जितने भी स्थलखंड हैं वो सब स्थित है या चलयमान नहीं है। तो सबसे पहले हम विद्वानों के मतों की बात करें तो 2 तरीके के मत थे। पहला जो था वो संकुचन के आधार पे थे, संकुचन के आधार पर, और जो दूसरे मत थे वो थे विस्थापन के आधार पे। विस्थापन के आधार पे, संकुचन के आधार पे आज हम बात करेंगे। संकुचन के आधार पे, विस्थापन के आधार पे जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर के सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वह हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम संकुचन के सिद्धांत पे बात करेंगे। क्या होते हैं संकुचन के आधार पे सिद्धांत, कौन कौन से हैं, कैसे, इनमें क्या बताया गया कि संकुचन के आधार पे कैसे पृथ्वी पे महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। देखिए, करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी एक आग का गोला थी, पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, और यह धीरे धीरे ठंडी होती गई।
फिर धीरे धीरे ठंडी होकर इनमें क्या पड़े, संकुचन पड़ा। अब आप कहेंगे संकुचन क्या, संकुचन मतलब सिकुड़न, इसमें सिकुड़न पड़ने लगी। फिर सिकुड़न पड़ते हुए कुछ भाग ऊपर उठा तो कुछ भाग नीचे धंस गया, कुछ भाग ऊपर उठा तो कुछ भाग नीचे धंस गया, ये वाले ऐसा शेप में आ गया। तो इसी को जियोड शेप या जियोड आकृति, पृथ्वी की जो आकृति है, ठीक, उसको हम जियोड बोल देते हैं। ठीक, वास्तविक में पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक, उसकी आकृति कुछ इस तरीके से ही है, जियोड, और इसी को हम लोग गोल बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो संकुचन में क्या हुआ, जो ऊपर उठे भाग थे उनको हमने महाद्वीप कहा, और जो नीचे धंस गए भाग थे उनमें पानी था, इसलिए उनको महासागर बोल दिया गया। तो कौन कौन से संकुचन के आधार पर सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले केल्विन महोदय आते हैं। केल्विन महोदय यह बताते हैं कि पृथ्वी जो है पहले गैसीय अवस्था में थी, और गैसीय अवस्था में थी, यह धीरे धीरे ठंडी होती गई, और ठंडी होकर आद्य पदार्थ जो थे वह एकत्रित होने लगे और एकत्रित होकर वह घनीभूत हुए, और जहां ज्यादा घनीभूत मतलब जमाव, जहां अधिक घनीभूत हुए उसको महाद्वीप उन्होंने कहा, और जहां कम घनीभूत हुए उसको उन्होंने महासागर बता दिया। ये तो थे केल्विन महोदय। केल्विन महोदय के बाद में अगर बात करें सोलास महोदय की, सोलास ने क्या बताया कि जो महाद्वीप और महासागर बने हैं वह वायुमंडलीय दबाव से बने हैं, वायुमंडलीय दबाव से बने हैं। सोलास महोदय ने बताया कि जो महाद्वीप और महासागर बने हैं वो किससे बने हैं, वायुमंडलीय दबाव से। यानी कि पृथ्वी के ऊपर इतना वायुमंडल ने दबाव दिया कि जहां पे अधिक दबाव दिया वहां पे तो बन गए महासागर, और जहां पे कम दबाव पड़ा वहां पे क्या बन गए, महाद्वीप। तो ये तो थे केल्विन और सोलास महोदय। इसके बाद में हम बात करेंगे संकुचन के आधार पे सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सिद्धांत रहा है वह लोथियन ग्रीन का कौन सा सिद्धांत, चतुष्फलकीय सिद्धांत। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत यह सन 1875 में ज्यामितीय गणना के आधार पर सिद्धांत का लोथियन ग्रीन ने प्रतिपादन किया। इन्होंने इसमें 4 समबाहु त्रिभुज की बात की। कितने, 4 समबाहु त्रिभुज की बात की। 4 समबाहु त्रिभुज की बात की, और इन्होंने बताया कि जो किनारे हैं, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज के जो किनारे हैं उन पे महाद्वीप, और जो चपटे हुए भाग हैं उन पे महासागर बने। तो लोथियन ग्रीन का यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह पृथ्वी के वास्तविक महाद्वीप और महासागरों की जानकारी देता कि कैसे बने, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसको स्थलीय गोलार्ध, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको जलीय गोलार्ध बोला गया। यानी कि स्थलीय गोलार्ध क्यों बोला गया, इस पे स्थल अधिक है और इस पे जल अधिक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं लैपवर्थ और लव की परिकल्पना। लैपवर्थ और लव, देखिए लैपवर्थ जो थे
इन्होंने माना कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर वलन प्रक्रिया के द्वारा बने। इन्होंने बताया कि पहले पृथ्वी जो थी तरल अवस्था से फिर धीरे धीरे ठंडी होती गई, और ठंडी होने के बाद में इसमें क्या बने, अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति। अपनति और अभिनति यानी कि इन्होंने बताया कि वलन प्रक्रिया के दौरान महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई अपनति और अभिनति में। अपनति क्या होती है, ये जो उठा हुआ भाग है ये अपनत है, और ये जो नीचे वाला भाग है इसी को अभिनति बोलते हैं, यानी कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। तो अपनति और अभिनति के द्वारा इन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागरों की बनी महासागर बने। ये जो उठा हुआ भाग था इसको अपनत, ये महाद्वीप कहलाए, और ये वाले जो नीचे वाले धसे वाले भाग थे ये महासागर कहलाए। इसमें जल भराव हो गया इसलिए इसको महासागर बोल दिया। उसके बाद लव महोदय जो थे इन्होंने गणितीय गणना के आधार पर इन्होंने महाद्वीप और महासागर की बात की। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो केंद्रीय बल के कारण इन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागरों की या गुरुत्वीय बल के कारण महाद्वीप और महासागरों की रचना हुई। इसके बाद आते हैं जीन्स महोदय। जीन्स महोदय ने भी, इन्होंने सबसे बड़ी चीज चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित बताई। जीन्स महोदय जो थे इन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। फिर पृथ्वी के परिभ्रमण के चलते पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही थी उससे पृथ्वी का जो आकार था वो नाशपाती के आकार नुमा हो गया, नाशपाती जैसा हो गया परिभ्रमण के चलते, और नाशपाती के ऊपर उठे हुए भाग को महाद्वीप, और जो नीचे धसे रहे जो चपटे हुए भाग थे उसको महासागर बताया। इसके बाद बात करते हैं चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना। चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना, इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि ब्रह्मांडीय पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ, और ब्रह्मांडीय पदार्थों में उनके पदार्थों से महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जहाँ पे ये अधिक मात्रा में हुए वहाँ पे महाद्वीप, जहाँ पे कम मात्रा में या धसे रह गए वहाँ पे महासागरों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद एक दो और हैं, डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत, यह सिद्धांत जो था 1926 में आया। उसके बाद में जो जीन्स का सिद्धांत था वह 1919 में आया था, और यह 1926 में आया। इन्होंने भी महाद्वीप और महासागरों की वही बात की। तो ऐसे करके जो पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर जो बने वह संकुचन के आधार पर इन विद्वानों ने बात की। तो पहले हमने केल्विन की बात की थी, डेली की बात की, और लोथियन ग्रीन की बात की। इन सभी ने महाद्वीप और महासागरों की जो रचना बताई वो संकुचन के आधार पर बताई, और संकुचन में यही बताया कि पृथ्वी में सिकुड़न पड़े, और सिकुड़न जो ऊपर उठा हुआ भाग था वो महाद्वीप, और जो नीचे धसा हुआ भाग रहा वो महासागर रहे। इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे।
प्लेट टेक्टोनिक पे। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी थी और बहुत कम समय में इन सारे सिद्धांतों को हमने आपके समक्ष रखा। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के विषय में हमने चर्चा की। आप चैनल से जुड़े रहिए, आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो फिर यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी या टीचिंग संबंधी कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और यह आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक, आप अंत तक बने रहिए, साथ ही चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।